देखो भाई, रेसिप्रोकल क्रॉस टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था। मेंडल जो है उनका बर्थ कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये पब्लिश किस में हुआ था? एक मैगजीन में, जो कि थी ब्रोंज नेचुरल साइंस सोसाइटी, है ना। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किया था। कौन से थे वो 7 साल? गलत है, 1856 टू 1863, 1856 टू 1863, ठीक है। उसके बाद इनका काम जो है वो पब्लिश कब हुआ था? 1866 में पब्लिश हुआ था। लेकिन इनकी डेथ कब हुई थी? 1884 में। 1884 में काम तो इनके आगे ही पब्लिश होगा। पूछ ही नहीं रही मैं, बाढ़ में जाओ तो। देखो अगला टॉपिक देखो, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पाइसम सटाइवम इज 14। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाइसम सटाइवम में जो 2n नंबर है क्रोमोसोम का वो कितना है? 14। कितना है? 14 है, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो 7 हो जाएगा। अब उसके बाद आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, Blix discovered that genes for 7 pair of contrasting character are present on chromosome number 1, 4, 5 and 7। ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है कैसा पेपर आएगा। तो क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम है ब्लिक्स। साइंटिस्ट का नाम है ब्लिक्स। अब इन्होंने डिस्कवर किया कि जो ये 7 पेयर है ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, कल पढ़े थे ना 7 पेयर। एक तो था प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट के बाद था फ्लावर का कलर, फिर फ्लावर की पोजीशन, उसके बाद पोड का कलर, फिर पोड की शेप, फिर सीड का कलर और फिर सीड की शेप। अब बताओ, जो फ्लावर था, फ्लावर का कलर डोमिनेंट कौन सा था? वॉयलेट। और रिसेसिव था? पोजीशन रिसेसिव कौन सी थी? रिसेसिव थी टर्मिनल और डोमिनेंट थी एक्सियल। अगर हम बात करें पोड की, तो पोड का जो कलर है रिसेसिव कौन सा था? येलो। रिसेसिव था येलो और डोमिनेंट था ग्रीन। अगर बात करें शेप की, तो पोड की शेप रिसेसिव कौन सी थी? हाँ, कॉन्स्ट्रिक्टेड थी रिसेसिव और डोमिनेंट थी इन्फ्लेटेड या फुल। इन्फ्लेटेड या फुल। उसके बाद अगर बात करें सीड, सीड का कलर डोमिनेंट कौन सा था? येलो और रिसेसिव ग्रीन। अगर शेप की बात करें तो डोमिनेंट राउंड और रिसेसिव रिंकल्ड। अब ये जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है ना, या ये जो 14 कैरेक्टर हैं, ब्लिक्स ने बताया कि इन कैरेक्टर्स के लिए जो जीन है, इन कैरेक्टर्स के लिए जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? 1st, 4th, 5th और 7th। हमारी बॉडी में कितने पेयर, जैसे अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23। हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23। और अगर मैं टोटल क्रोमोसोम की बात करूं, हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। ये क्रोमोसोम यूं है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मतलब हमारे अंदर 2n नंबर कितना है? 46। हमारे अंदर 2n नंबर कितना है? 46, यानी 46 क्रोमोसोम है हमारे अंदर। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछूं तो कितने हैं? 23। कितने हैं? 23। इसी तरीके से जब हम p की बात करें तो p में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 14। कितना? 14। और n नंबर कितना? 7। n नंबर कितना? 7। यानी p के अंदर भी क्या है? जैसे ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1। क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1। यूं करके टोटल कितने पेयर हैं? 7। कितने पेयर हैं? 7, ठीक है। तो n नंबर है 7 और 2n नंबर है 14। अब ब्लिक्स ने क्या बताया कि जो हमने कैरेक्टर पढ़े हैं, जैसे फ्लावर की पोजीशन, अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि आई कलर है, हमारे पास है आई कलर, तो आई कलर के लिए भी हमारे पास है जीन। हमारे पास है जीन, और जीन किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। जीन किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो ब्लिक्स ने बताया कि जो हमने ये 7 पेयर पढ़े हैं ना कैरेक्टर्स के, जैसे फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, ये सारे जो कैरेक्टर हैं, इनके लिए होते हैं जीन। इनके लिए होते हैं जीन। और वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7। इन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उन 7 के जीन। क्या प्रेजेंट है? जीन। अब देखो, जो फर्स्ट क्रोमोसोम, हमें याद करना है कौन से क्रोमोसोम पे कौन से कैरेक्टर के लिए जीन है। तो फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर है सीड कलर और फ्लावर कलर।
फर्स्ट क्रोमोसोम पे क्या है? सीड कलर और फ्लावर कलर। क्या है? सीड कलर और फ्लावर कलर। उसके बाद फोर्थ क्रोमोसोम पे है प्लांट की हाइट के लिए जीन है, पोड शेप के लिए जीन है और फ्लावर की पोजीशन के लिए। किस किस के लिए? प्लांट की हाइट के लिए, पोड की शेप के लिए और फ्लावर की पोजीशन के लिए। ठीक है, अब देखो मुश्किल है इनको याद करना कि किसमें जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है इनके लिए जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे हैं? 1, 4, 5 और 7। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसके ऊपर 2 कैरेक्टर्स के लिए जीन है। कितने कैरेक्टर्स के लिए? 2। एक तो है सीड का कलर और दूसरा है फ्लावर की कलर। एक तो है सीड का कलर और दूसरा है फ्लावर का कलर। ठीक है, सीड और फ्लावर दोनों का कलर है। उसके बाद बात करते क्रोमोसोम नंबर 4 की। यहाँ पे है प्लांट की हाइट, पोड की शेप और फ्लावर की पोजीशन। प्लांट की हाइट, पोड की शेप और फ्लावर की पोजीशन। देखो फ्लावर का कलर तो ऊपर आ गया था, उसके बाद अगले क्रोमोसोम पे है फ्लावर की पोजीशन। ठीक है, फिर बात करते क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक ही कैरेक्टर के लिए जीन है और वो कैरेक्टर कौन सा है? पोड का कलर। वो है पोड का कलर। ठीक है, अब उसके बाद है क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पे भी एक के लिए ही है और वो है सीड की शेप। वो है सीड की शेप। देखो हमारे पास होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर है जीन, क्रोमोसोम के ऊपर है जीन और जीन एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर। जीन एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर, क्योंकि हमें पता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन और फिर प्रोटीन काम करता है जो भी करना है। तो हर एक क्रोमोसोम की बात हमने यहाँ पे की। एक तो 1 की, 4 की, 5 की और 7 की। 1 के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है? सीड का कलर और फ्लावर की फ्लावर का भी कलर, सीड का कलर और फ्लावर का कलर। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 4 पे है प्लांट की हाइट और फ्लावर पोजीशन। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक ही कैरेक्टर के लिए जीन है जो कि है पोड का कलर और लास्ट में क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक ही कैरेक्टर के लिए जीन है, वो है सीड की शेप। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या क्या थे, कि क्यों मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ। फर्स्ट है कि मेंडल यूज्ड, अलग अलग बैठ जाओ दोनों अलग अलग, फिर भी अलग अलग बैठ जाओ दोनों। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस हम देख रहे हैं। मेंडल यूज्ड ओनली प्योर वेराइटीज ऑफ प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नाम ही क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने यूज की थी प्योर वैरायटी। क्या यूज की थी? इसका मतलब क्या है कि मेंडल ने यूज किया था प्योर, टॉल और प्योर ड्वार्फ। मतलब जो भी कैरेक्टर थे वो प्योर थे, कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर या म्यूटेंट कैरेक्टर नहीं थे। तो मेंडल ने बिल्कुल प्योर कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। He selected 1 or 2 pair of contrasting characters for his hybridization experiment at a time. अब इन्होंने या तो एक कैरेक्टर लिया या 2 लिए। जैसे प्लांट की हाइट की बात करें, या तो बिल्कुल टॉल लिया या बिल्कुल छोटा लिया। फ्लावर के कलर की बात करें, या तो वॉयलेट लिया या व्हाइट लिया। एक साथ बहुत सारे कलर नहीं लिए, एक साथ हाइट में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन वाले कैरेक्टर नहीं लिए। एक बार में 1 या 2 कैरेक्टर ही लिए, तो जो ज्यादा मतलब कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीजन क्या था? ही परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉस प्रोसेस टू चेक द रिजल्ट। अब इनका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चेक करने के लिए इन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद किया रेसिप्रोकल क्रॉस। हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद किया रेसिप्रोकल क्रॉस कि मेरे रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगर रेशियो सेम आएगा तो मतलब रिजल्ट सही आ रहा है ना, और नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। उसके बाद बात करें, बाय चांस मेंडल सेलेक्टेड दोज कैरेक्टर्स फॉर हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस genes for which are either present on different chromosome and if present on same chromosome were distantly located। देखो आगे ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट का नाम है लिंकेज। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? लिंकेज। आगे आएगा, पूरा टॉपिक है ये। क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन बहुत पास पास प्रेजेंट है, अगर जीन बहुत पास पास प्रेजेंट है तो चांसेस है कि वो दोनों जीन एक साथ जाएंगे, वो दोनों जीन एक साथ जाएंगे। इसीलिए हम उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। तो अगर गलती से मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर चूज कर लिए होते जो लिंक्ड जीन होते, जिनके लिए जो जीन है वो लिंक्ड होते, तो जो मेंडल का हम रिजल्ट देख रहे हैं ना 3:1,
और 1:2:1, वो कभी भी नहीं आता, वो कभी भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मेंडल ने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब क्या ये कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में बंधे हुए हैं? नहीं बंधे हुए ना। इस कैपिटल टी का मन कर रहा है इसके साथ जाने को, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाने को इसके साथ जाएगा, मतलब ये आपस में बंधे हुए नहीं है, ये लिंक्ड जीन नहीं है। तो अगर गलती से मेंडल लिंक्ड जीन ले लेते तो उनका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नहीं आता। तो ये उनका लक था कि जो जीन उन्होंने लिए वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, और अगर सेम क्रोमोसोम पे थे तो भी उनका डिस्टेंस दूर था, बहुत दूर था, वो एक साथ आगे प्रोजेनी में नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि मेंडल ने जो जीन लिए थे वो या तो थे अलग अलग क्रोमोसोम पे, अगर एक क्रोमोसोम पे भी थे तो लिंक्ड नहीं थे। ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच में बहुत ज्यादा था। वैसे ये लिंकेज में बड़े अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, अभी इतना ध्यान रख लो बस। He used the principle of statistics and probability for explaining the result. वैसे ना ये वाला जो है ये उनका मतलब एक क्या बोलते हैं लूप होल माना जाता है उनके एक्सपेरिमेंट का, कि ड्रॉबैक माना जाता है, कि अच्छी बात नहीं थी ये, कि उन्होंने ठीक है सारा काम किया बड़े अच्छे से, लेकिन उन्होंने अपना काम एक्सप्लेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज किया, तो आम इंसान के लिए वो समझना आसान नहीं था। तो ऊपर वाली बातें सारी अच्छी हैं, पर ये सक्सेस का रीजन नहीं है, ये तो फेलियर का रीजन हो गया कि आसानी से इनकी बात समझना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अपने रिजल्ट को दिखाने के लिए ही यूज्ड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से वो आगे प्रोजेनी में कैसे जाता है। एक जीन का पढ़ेंगे अभी, इसीलिए इस क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने जीन्स का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे? एक जीन का, कि एक जीन आगे कैसे जाता है। ठीक है, अब यहां तक ब्लिक्स वाला बता दो एक बार, कि जो 2n नंबर है पाइसम सटाइवम में वो कितना है? 14। 2n नंबर कितना है पाइसम सटाइवम में? 14 है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो 14 कैरेक्टर हैं या जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, इनके लिए जीन्स कौन कौन से क्रोमोसोम पे हैं? 1, 4, 5 और 7। फर्स्ट पे बताओ कौन कौन से कैरेक्टर के लिए जीन है? सीड कलर और फ्लावर कलर, सीड का कलर और फ्लावर का कलर। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पे सबसे ज्यादा कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा जीन है। पहला है किसके लिए? प्लांट की हाइट के लिए, दूसरा फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, और पोड की शेप, पोड की शेप। फिर क्रोमोसोम नंबर 5 एक ही है, पोड का कलर, पीसी, पोड का कलर। और लास्ट है क्रोमोसोम नंबर 7 जिसके ऊपर है सीड शेप, जिसके ऊपर है सीड शेप। ठीक है, लास्ट में क्या है? सीड शेप। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक बार में एक ही कैरेक्टर लेके चलेंगे, सब बिल्कुल ध्यान से समझना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक बार में एक ही कैरेक्टर लेके चलेंगे, या तो ले लो प्लांट की हाइट या ले लो फ्लावर का कलर, कुछ भी ले लो, एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लेना। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे हम प्लांट की हाइट भी लेते हैं और फ्लावर का कलर भी, एक साथ हम 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, पर यहाँ पे हमें एक साथ एक ही कैरेक्टर लेना है। जैसे यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं प्लांट की हाइट, क्या लेके चल रहे हैं? प्लांट की हाइट। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्लांट की हाइट या तो है टॉल या है ड्वार्फ। अब देखो अगर टॉल प्लांट है तो क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट है तो स्मॉल टी। इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन। अब हमेशा क्या करो, ये है तुम्हारे पास अलील, क्या है ये अलील है, तो इनके गैमेट्स बना लो। क्या बना लो? गैमेट्स। मतलब ये जो प्लांट है ये हमें क्या दे सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्या दे सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये स्मॉल टी क्या दे सकता है? या तो स्मॉल टी देगा या स्मॉल टी, एक ही प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, है ना। उसके बाद इनका क्रॉस करा दो, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी का फिर इसके साथ कराओ, क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे क्रॉस में हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जनरेशन को क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो अब इस पूरे चैप्टर में जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले बनाओगे गैमेट्स। क्या बनाओगे? गैमेट्स। अब देखो F1 हाइब्रिड, F1 में हमें क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन कैपिटल टी स्मॉल टी के गैमेट्स बनाओ, ये हमें क्या दे सकता है? कैपिटल टी और
स्मॉल टी, ये भी क्या दे सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से जब हमने क्रॉस कराया तो हमें 3 प्लांट तो मिले टॉल और 1 प्लांट मिला डॉर्फ। ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। इतना तो हमें पता था ना। बस ध्यान तुम्हें क्या रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ते इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है। और हमें एक बार में एक ही कैरेक्टर लेना है, एक बार में। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें कितने जीन का इनहेरिटेंस देखना है, और एक जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक कैरेक्टर, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर, तो एक बार में हम कितने कैरेक्टर लेके चलेंगे, एक। जैसे यहाँ पे हमने लिया प्लांट की हाइट, क्या लिया, प्लांट की, जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट की हाइट लो। जैसे अगर मैं बोलूं कलर के लिए बोलूं रेड और व्हाइट बोलूं जैसे, तो रेड के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। व्हाइट के लिए लिख लो स्मॉल आर, स्मॉल आर। व्हाइट के लिए लिख लो स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब गैमेट्स क्या बनाओगे, यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल आर आ सकता है, यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, स्मॉल आर। तो सारे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो लास्ट में तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगी कि तुम्हें क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो पुनेट स्क्वायर बताया था ना क्या होता है, पुनेट स्क्वायर में हम हॉरिजॉन्टल में लेते हैं मेल और वर्टिकल में लेते हैं फीमेल, ठीक है। पुनेट स्क्वायर तो बता दिया था क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है कितना होगा, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। और जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस बता दो क्या होता है, वेरी गुड। जो भी हमारे पास F1 आया है उसका हम बैक क्रॉस कराएंगे विद रिसेसिव पेरेंट। जो भी हमारे पास F1 आया है उसका हम बैक क्रॉस कराएंगे विद रिसेसिव पेरेंट, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है 3:, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1। टेस्ट क्रॉस रेशियो पता है ना कैसे आया था, टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना है, 1:1। बताओ F1 में हमें क्या मिला, जैसे अगर शुरू में पेरेंटल लेके चले हम, कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस किससे कराना है, हाँ, तो अब इसका क्रॉस जब हमने कराया तो हमें क्या क्या मिलेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो 2:2 काटा तो क्या मिला, 1:1। मतलब कि ये कौन सा रेशियो, कौन सा क्रॉस कराया है, टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना आता है, 1:1। कितना आता है, क्या हुआ, ठीक है, 3 रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड में 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। पर ध्यान रखना क्या पूछा है, जैसे अगर 3:1 बोल रहे हैं तो 3:1 किसका है, टॉल इज टू ड्वार्फ का। अगर उल्टा पूछ ले ड्वार्फ इज टू टॉल तो हम दोगे 3:1 मत मारना, वो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम में आएगी। देखो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ गैमेट्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ गैमेट्स कि कितने गैमेट बन सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻n। क्या है फॉर्मूला, 2⁻n। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास तो फॉर्मूला है 2⁻n ही। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लास तो फॉर्मूला है 3⁻n। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ रिसेसिव F2 इंडिविजुअल की F2 जनरेशन है उसमें रिसेसिव कितने आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 into n और उसकी पावर 2, पूरा 2n का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/2n का स्क्वायर, 1/2n का स्क्वायर की F2 जनरेशन में कितने रिसेसिव प्रोजेनी आएंगे, ठीक है। और n क्या है, यहाँ पे n बोल रही हूँ ना बार बार, n है हेट्रोजाइगोट का नंबर, n है
हेट्रोजाइगोट का नंबर। अब निकालना सिखा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि क्रॉस है, उसमें से देख के हेट्रोजाइगोट देख के फॉर्मूला रखो, आंसर। जैसे मैंने बोल दिया, बताओ इसमें तुम्हें होमोजाइगस कितने दिख रहे हैं? होमोजाइगस कितने दिख रहे हैं? होमोजाइगस को काट दो। हेट्रोजाइगस कितने दिख रहे हैं? 3। हेट्रोजाइगस कितने दिख रहे हैं? 3। अब फॉर्मूला क्या था? अगर नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने 2 रेज टू द पावर n, तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए हम करेंगे 2 रेज टू द पावर 3। यानी यहां से कितने गैमेट बन सकते हैं? 8। कितने गैमेट बन सकते हैं? 8। ठीक है, 8 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, 8 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें ये बोला यहां बताओ, यहां तुम्हें हेट्रोजाइगोट कितने दिख रहे हैं? 0। हेट्रोजाइगोट कितने दिख रहे हैं? 0। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 0, मतलब कितना आया? 1। यहां से सिर्फ कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? 1। अब क्यों बोला मैंने एक टाइप के? क्योंकि ये कैपिटल आर हमें सिर्फ क्या दे सकता है? कैपिटल आर। और ये क्या दे सकता है? सिर्फ स्मॉल। क्या दे सकता है? स्मॉल। तो बार बार हमें ये करके ना देखना पड़े, उसके लिए हम क्या देखेंगे? सिर्फ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। और फॉर्मूला लगा देंगे 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। बड़ा काम में आएगा ये, ठीक है। इसमें बताना कितने गैमेट्स बन सकते हैं? 2। कितने गैमेट्स बन सकते हैं? 2। 2 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ठीक है। 2 रेज टू द पावर n। तो फॉर्मूला क्या बोला? पहला तो है नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स या टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला? 2 रेज टू द पावर n। अगर निकालनी है नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास, नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास का मतलब क्या है? जैसे हमने बोला कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ हैं, कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ हैं, वो निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? 2 रेज टू द पावर n। फिनोटिपिक क्लास निकालने का फॉर्मूला भी 2 रेज टू द पावर n। पर अगर जीनोटिपिक क्लास निकालनी है कि कितने कैपिटल टी वाले हैं, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, जीनोटिपिक क्लास निकालनी है, तो फॉर्मूला है 3 रेज टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है? 3 रेज टू द पावर n। F2 जनरेशन में कितने रिसेसिव इंडिविजुअल हैं? F2 जनरेशन में कितने रिसेसिव इंडिविजुअल हैं? उसका फॉर्मूला है 1 बाय 2n स्क्वायर। 1 बाय 2n स्क्वायर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेट्स निकालने का। क्या है गैमेट्स निकालने का? 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। कितना टाइम हो गया? देखो हमारे पास है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसके अंदर बताना कितने गैमेट्स बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर 1, क्योंकि हेट्रोजाइगोट कितने हैं? 1। हेट्रोजाइगोट कितने हैं? 1। कौन सा हेट्रोजाइगोट इसमें? कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर 1, यानी कितने गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे। बनाने भी सिखाते हो। देखो हमें क्या लेना है? सबसे पहले उठा लो कैपिटल ए, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले उठा लो कैपिटल ए। अब कैपिटल ए या तो जाएगा कैपिटल बी के साथ या जाएगा स्मॉल बी के साथ। कैपिटल ए या तो जाएगा कैपिटल बी के साथ या स्मॉल बी के साथ। ये कैपिटल बी या दोनों कैपिटल सी है ना, कैपिटल बी जाएगा कैपिटल सी और कैपिटल सी के साथ, स्मॉल बी भी जाएगा कैपिटल सी और कैपिटल सी के साथ। अब यहां से बना के देखो, ऊपर क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब तुम देख के बताना कितने, यहीं देख लो। क्या था हमारे पास? कैपिटल ए था, किसके साथ जा सकता है? या तो कैपिटल बी के साथ या स्मॉल बी के साथ। ये था ना हमारे पास कैपिटल ए। यहां से तो सिर्फ क्या आ सकता है? कैपिटल ए ही आ सकता है। अब ये कैपिटल बी जाएगा कैपिटल सी और ये भी जाएगा कैपिटल सी और कैपिटल सी के साथ। यहां से बना के बताओ क्या बना? यहां से बताओ
यहाँ से, यहाँ से, बताओ कितने टाइप के गैमेट दिख रहे हैं? दो। कितने टाइप के गैमेट दिख रहे हैं? दो। ये टाइप भी सेम है और ये टाइप भी सेम है। तो अगर बनाने पड़े तो यूं ही बनाएंगे, पर अगर सिर्फ पूछा है कि कितने टाइप के गैमेट बने तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 2 raised to the power n। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ये बनाने आगे? हाँ, फिर भी जब न्यूमेरिकल आएगा तो बनेंगे नहीं, तुमसे देख लेना। अब ये देखो, हमारे पास है कैपिटल R और कैपिटल Y और साथ में है स्मॉल r स्मॉल y। अब नोटबुक निकाल लो अपनी, निकाल लो जल्दी। पॉज कर दो। हमारे पास है कैपिटल R कैपिटल Y। यहाँ पे क्या तुम्हें कोई हेट्रोजाइगोट दिख रहा है? कोई हेट्रोजाइगोट नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 raised to the power 0। 2 raised to the power 0 मतलब 1। तो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं यहाँ से? एक टाइप के। यहाँ पे भी कितने टाइप के बनेंगे? एक टाइप के। अब गैमेट बनाने कैसे हैं वो देखो। हाँ कोई ना, मैं बता रही हूँ। देखो कैपिटल R कैपिटल Y। अब ये हमें क्या दे सकता है? सिर्फ कैपिटल R। क्या दे सकता है? सिर्फ कैपिटल R। ये हमें क्या दे सकता है? तो हमें मिल गया कैपिटल R कैपिटल Y। क्या मिल गया? कैपिटल R कैपिटल Y। फिर हम बात करें अगर स्मॉल r और स्मॉल y, ये हमें क्या दे सकता है? स्मॉल r। ये हमें क्या दे सकता है? स्मॉल y। ये हमें दे सकता है स्मॉल y। यहां तक समझ आया? अब इसकी बात करते हैं। जो ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R किसके साथ जा सकता है? या तो कैपिटल Y के साथ या स्मॉल y के साथ। ये स्मॉल r किसके साथ जा सकता है? या तो कैपिटल Y के साथ या स्मॉल y के साथ। ये हमने बना लिए गैमेट्स। यहाँ देख के बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 raised to the power 2, क्योंकि हेट्रोजाइगोट कितने हैं? 2। तो 2 raised to the power 2। 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। देखना बन रहे हैं 4 टाइप के। एक है कैपिटल R कैपिटल Y, एक है कैपिटल R स्मॉल y और दो हैं, एक है स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। कितने टाइप के गैमेट बने? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। बना सकते हो। टाइम बताओ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स डेराइव्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन्स का इनहेरिटेंस पढ़ा हमने? एक जीन का। एक बार में एक ही कैरेक्टर लेके चलेंगे। ये तो एक बार में कितने कैरेक्टर हो गए? 2। जैसे ये मान लो रेड के लिए और ये येलो के लिए, ये तो एक बार में 2 कैरेक्टर हो गए। पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें एक बार में एक ही कैरेक्टर लेना। ये सिर्फ हमने हेट्रोजाइगोट समझने के लिए देखा था, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स निकाले गए फ्रॉम कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का कहना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ हाइब्रिड अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन बोलते हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एट अ टाइम, जिसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको बोलेंगे रिसेसिव फैक्टर। क्या बोलेंगे? रिसेसिव फैक्टर। देखो जब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना ना, जब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना उस टाइम पे जीन को कोई नहीं जानता था। जीन को कोई नहीं जानता था। उस टाइम जीन को हम बोलते थे फैक्टर। क्या बोलते थे? फैक्टर। जीन को हम बोलते थे फैक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बोला कि एक हाइब्रिड के अंदर, किसके अंदर? हाइब्रिड के अंदर या हेट्रोजाइगोट के अंदर, है ना। एक हेट्रोजाइगोट के अंदर 2 फैक्टर होंगे। एक हेट्रोजाइगोट में कितने फैक्टर होंगे? 2। जैसे ये बना दिया मैंने कैपिटल T स्मॉल t, ये एक हेट्रोजाइगोट है ना। इस हेट्रोजाइगोट में कितने जीन दिख रहे हैं तुम्हें? 2। पर उस टाइम पे हम जीन नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा कि एक हेट्रोजाइगोट में कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, जिसको आज हम जीन जानते हैं। और इन दोनों में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो होगा डोमिनेंट फैक्टर, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो होगा रिसेसिव फैक्टर। बस ये बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या कहा कि एक कैरेक्टर में कितने फैक्टर? 2। कैरेक्टर मतलब यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? टॉलनेस।
कैरेक्टर क्या है? टॉलनेस, कि प्लांट टॉल है, वो है प्लांट का कैरेक्टर, वो है प्लांट का कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो यहाँ पे कितने हैं? एक। कैरेक्टर तो कितने हैं? एक। एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर कितने? दो। एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर कितने? दो। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव फैक्टर। ये बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो हमने कौन से क्रॉस से निकाला है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, इसके एक्सेप्शन है, और तीनों एक्सेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। पहला जो एक्सेप्शन है इसका वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। पहला एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज डोमिनेंट तो है पर पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज अ कंडीशन in which none of the factor or allele is completely dominant over other। यहाँ पे क्या है कि कोई एक डोमिनेंट तो है पर पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है। जैसे घर में पापा होते हैं ना, कि डोमिनेंट तो है पर पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी वही है। इट इज एग्जिबिटेड बाय द F1 हाइब्रिड। ये कौन दिखाता है? F1 हाइब्रिड दिखाता है। कौन दिखाएगा? F1 हाइब्रिड दिखाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। विच शोज अ डिफरेंट फिनोटाइप अदर देन पेरेंटल फिनोटाइप। और इसको ये बताऊंगी अभी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन डॉग फ्लावर। किसमें? डॉग फ्लावर में। और डॉग फ्लावर का एक और नाम है स्नैप ड्रैगन फ्लावर। क्या है एक और नाम? स्नैप ड्रैगन फ्लावर। इसका साइंटिफिक नेम है एंटरहिनम मेजस। क्या है साइंटिफिक नेम? एंटरहिनम मेजस। क्या है साइंटिफिक नेम? एंटरहिनम मेजस। दिया है एनसीईआरटी ने। साइंटिफिक नेम क्या है? एंटरहिनम मेजस। क्या है? एंटरहिनम मेजस। ठीक है, और दूसरा प्लांट जिसमें ये डिस्कवर हुआ था वो है मिराबिलिस जलापा। दूसरा क्या है? मिराबिलिस जलापा। इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। इसको डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने। किसने डिस्कवर किया? कार्ल कॉरेंस ने। कहां से थे? जर्मनी से। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। जैसे जो तुम अब तक पढ़ते आए हो, तुम्हें क्या लगता है? मान लो हमारे पास है कैपिटल आर, और ये हमें रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है? रेड। और दूसरा हमारे पास है स्मॉल आर, ये हमें व्हाइट कलर देता है। कैसा कलर देगा? व्हाइट। अब क्रॉस कराओ F1 के अंदर, तुम्हें क्या मिलेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। अपनी अब तक की नॉलेज के हिसाब से बताओ इसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड। इसका कलर होना चाहिए, बट इसका कलर रेड नहीं था। इसका कलर रेड नहीं था, इसका कलर था पिंक। इसका कलर कैसा निकला? पिंक। अब ये पिंक रेड जैसा दिखता है या व्हाइट जैसा? रेड जैसा। किस जैसा दिखता है? रेड जैसा। मतलब यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट तो है क्योंकि उसने अपना कलर दिया, पर पूरे तरीके से वो अपना कलर नहीं दे पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये थी पेरेंटल वेराइटी। ये क्या थी? यहाँ पे पेरेंटल कलर थे रेड और व्हाइट, पर क्या F1 में हमें रेड और व्हाइट में से कोई भी मिला? नहीं मिला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि F1 हाइब्रिड कोई तीसरा कैरेक्टर दिखाएगा जो पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं था, पर डोमिनेंट पेरेंट से थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि वो डोमिनेंट तो है पर पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था इन डॉग फ्लावर। किसके अंदर? डॉग फ्लावर के अंदर, जिसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लावर भी बोलते हैं। द साइंटिफिक नेम इज एंटरहिनम मेजस। एंटरहिनम मेजस। ठीक है, दूसरा प्लांट था मिराबिलिस जलापा। दूसरा प्लांट था मिराबिलिस जलापा एंड द कॉमन नेम इज 4 o'clock प्लांट। किसने डिस्कवर किया? कॉरेंस ने। किसने? कॉरेंस ने। जो पेरेंटल कलर है या पेरेंटल कैरेक्टर है वो F1 में देखने को नहीं मिलेगा, कोई तीसरा ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये बात की हमने प्लांट्स की। किसकी? प्लांट्स की। देखो यहाँ पे हुआ क्या, रेशो देखना। अब F1 हाइब्रिड में हमें क्या मिल गया? कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या मिल गया? कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराना, F1 के साथ ही सेल्फिंग कराना, क्या मिलेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हाँ, ये मिला यहाँ पे हमें। अब इसके अंदर ये बताओ इसका कलर कैसा होगा? रेड। इसका कलर होगा रेड। इसका कलर पिंक।
और लास्ट वाले का कलर व्हाइट। लास्ट वाले का कलर क्या आया? रेशो रेड, रेशो पिंक, रेशो व्हाइट, 1:2:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो? जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1। फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, पर यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खासियत है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी दोनों सेम आते हैं। द रेशियो इज 1:2:1। यहाँ पे 3:1 नहीं आया, ये खासियत है। ठीक है, क्या है? रेशियो 1:2:1। उसके बाद देखते हैं, हाँ देखो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स का शायद एनसीईआरटी ने नहीं दिया। एनिमल्स में एग्जांपल हम लेंगे एंडालूशियन फॉल। क्या है एग्जांपल? एंडालूशियन फॉल। एंडालूशियन फॉल में एक था ब्लैक कलर का और एक था व्हाइट कलर का। अब यहाँ पे जो हमें F1 मिला उसका कलर कैसा होना चाहिए था? ब्लैक, पर कलर ब्लैक नहीं मिला, कलर हमें मिला ब्लू। यहाँ भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जब हमने F1 का क्रॉस कराया तो कितने मिले? 1:2:1। और ध्यान रखना ये जो ब्लू वेराइटी हमें मिली ना, ये एडिबल थी। जो ब्लू वेराइटी मिली वो एडिबल थी। ठीक है, तो प्लांट में तो दो एग्जांपल लिए हमने, स्नैपड्रैगन फ्लावर और मिराबिलिस जलापा, एंटरहिनमेजस एंड मिराबिलिस जलापा। और एनिमल्स में एग्जांपल है एंडालूशियन फॉल। एंडालूशियन फॉल जिसमें हमने कलर तो लिया था ब्लैक और व्हाइट, पर पेरेंटल वेराइटी हमें F1 में नहीं मिली। हमें कैसा कलर मिला? ब्लू कलर मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।